कभी सोचिए, आप एक बड़े से चमचमाते शॉपिंग मॉल में हैं या फिर अपने ऑफिस की किसी ऊंची मंजिल पर। चारों तरफ लोग हैं, एक अलग ही रौनक है। पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि इस पूरी चकाचौंध के पीछे एक अदृश्य, एक खामोश सुरक्षा कवच भी है, जो हर पल, हर सेकंड हमारी हिफाजत कर रहा है? आज हम उसी अदृश्य जाल की एक एक परत को खोलने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि वो कौन से नियम हैं, वो कौन से डिज़ाइन हैं और वो कौन से सिस्टम हैं जो इन बड़ी बड़ी इमारतों को हम सबके लिए एक सुरक्षित किले जैसा बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम सबसे पहले उस मास्टर सुरक्षा ब्लूप्रिंट की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि बिल्डिंग्स को बचाने के लिए कैसे डिज़ाइन किया जाता है, और आखिर में भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो देखिए, हर सुरक्षित इमारत की कहानी ना एक किताब से शुरू होती है। और ये कोई मामूली किताब नहीं, बल्कि एक मास्टर प्लान है। भारत में हम इसे राष्ट्रीय भवन संहिता या नेशनल बिल्डिंग कोड यानी NBC के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसे सिर्फ कुछ गाइडलाइंस या सुझावों की किताब मत समझिएगा। ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर हर राज्य अपने आप से जुड़े सुरक्षा कानून बनाता है। यही वो दस्तावेज है जो ये पक्का करता है कि पूरे देश में सेफ्टी का कम से कम एक स्टैंडर्ड तो बना रहे। और ये मास्टर रेसिपी वाली बात बिल्कुल सही बैठती है। जरा सोचिए, अगर किसी रेसिपी में एक भी जरूरी चीज कम हो जाए या गलत पड़ जाए तो पूरी डिश खराब हो सकती है ना। ठीक वैसे ही अगर बिल्डिंग बनाते समय NBC के किसी भी नियम को नजरअंदाज किया गया तो नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। और इस रेसिपी का दायरा बहुत बड़ा है। मतलब ये हमारे घरों से लेकर स्कूलों तक और अस्पतालों से लेकर मॉल्स तक हर तरह की इमारतों पर लागू होती है। आज हमारा खास ध्यान रहेगा ग्रुप E और F पर, यानी वो ऑफिसेज और मॉल्स जहां हम में से बहुत से लोग अपना काफी वक्त गुजारते हैं। चलिए अब जरा इमारत के अंदर चलते हैं। देखिए, सुरक्षा का जो पहला लेवल होता है उसे कहते हैं पैसिव सेफ्टी। इसका सीधा सा मतलब है कि बिल्डिंग का ढांचा ही इस तरह बनाया जाए कि वो खुद एक सुरक्षा कवच का काम करे। इसे ही बचाव के लिए डिजाइन कहते हैं। इसमें चौड़े चौड़े गलियारे, साफ दिखने वाले एग्जिट गेट्स और ऐसी दीवारें शामिल हैं जो आग को एक जगह से दूसरी जगह फैलने से रोकती हैं। ये सब आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग के वो खामोश गार्ड्स हैं जो किसी भी इमरजेंसी में सबसे पहले हमारी मदद करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12 मीटर। ये सिर्फ एक दूरी नहीं है, ये एक लाइफलाइन है, एक जीवन रेखा है। 12 मीटर का मतलब है कि इतनी चौड़ी सड़क हो कि दमकल की बड़ी गाड़ी बिना किसी रुकावट के सीधे बिल्डिंग तक पहुंच सके, क्योंकि जब आग लगी हो तो एक एक सेकंड कीमती होता है। ठीक इसी तरह बिल्डिंग के चारों तरफ थोड़ी खाली जगह छोड़ी जाती है, जिसे सेटबैक कहते हैं। इसे आप बिल्डिंग का पर्सनल स्पेस भी समझ सकते हैं। नियम सीधा है, बिल्डिंग जितनी ऊंची होगी उसके चारों तरफ उतनी ही ज्यादा खाली जगह छोड़नी होगी, ताकि फायर फाइटर्स को अपना सामान फैलाने और आराम से काम करने के लिए पूरी जगह मिल सके। और सोचिए, अगर बिल्डिंग बहुत ज्यादा ऊंची है तो हर बार नीचे भागकर जाना मुमकिन नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में रिफ्यूज एरिया एक जीवन रक्षक नाव की तरह काम करते हैं। ये ऊपरी मंजिलों पर बने खास सुरक्षित कमरे होते हैं जहां लोग आग और धुएं से बचकर रेस्क्यू टीम का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इन सभी डिजाइन्स के बावजूद आग लग ही गई तो तब क्या? यहीं पर एंट्री होती है बिल्डिंग की एक्टिव सेफ्टी सिस्टम्स की। ये वो टेक्नोलॉजी है जो आग लगने पर खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है और उससे लड़ना शुरू कर देती है। ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है जो बिजली की तेजी से काम करता है। पहला स्टेप, जैसे ही सेंसर्स को धुआं या ज्यादा गर्मी महसूस होती है, जोर जोर से अलार्म बजने लगते हैं। दूसरा स्टेप, छत पर लगे स्प्रिंकलर फव्वारे की तरह पानी बरसाकर आग को फैलने से रोकते हैं। और तीसरा स्टेप, हाइड्रेंट सिस्टम दमकल कर्मियों के लिए पानी का कनेक्शन तैयार रखते हैं। अब दमकल कर्मियों तक पानी पहुंचाने के लिए 2 बहुत जरूरी पाइपलाइन होती हैं, वेट राइजर और डाउन कमर। इसे आसान भाषा में समझे तो वेट राइजर एक पावरफुल पंप की मदद से पानी को नीचे से ऊपर की मंजिलों तक फेंकता है, जबकि डाउन कमर छत पर रखी टंकी से ग्रेविटी की मदद से पानी नीचे लाता है। ये दोनों मिलकर ये पक्का करते हैं कि फायर फाइटर्स किसी भी मंजिल पर हों, उन तक पानी का तेज प्रेशर पहुंचता रहे। अब जरा इस विशाल नंबर को देखिए, 2.5 लाख लीटर।
ये एक बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ आग बुझाने के लिए रखे गए पानी के एक अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी हो सकती है। अंदाजा लगाइए, इतना पानी कि एक औसत स्विमिंग पूल को कई बार भर दे। ये दिखाता है कि फायर सेफ्टी को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। तो हमने मास्टर रेसिपी यानी एनबीसी को समझ लिया और बिल्डिंग के सेफ्टी फीचर्स को भी देख लिया। पर सवाल ये है कि ये सब कागज से निकलकर जमीन पर यानी कंक्रीट पर कैसे उतरता है? ये तब होता है जब राज्य सरकारें इस नेशनल कोड को अपनाकर उसे कानूनी तौर पर लागू करती हैं। हर राज्य इस रेसिपी को अपने तरीके से लागू करता है। जैसे कि महाराष्ट्र में नियमित फायर ऑडिट और सर्टिफिकेट पर बहुत जोर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बिल्डिंग का नक्शा पास होने से भी पहले प्लानिंग के स्टेज पर ही फायर सेफ्टी को शामिल कर लिया जाता है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गुजरात सरकार का एक असली नोटिफिकेशन है। अब घबराइए मत, आपको इसे पूरा नहीं पढ़ना है। बस ये समझिए कि यही वो सबसे ज़रूरी कदम है जब एक राष्ट्रीय गाइडलाइन एक स्थानीय कानूनी तौर पर बाध्यकारी नियम बन जाती है, जिसे तोड़ना एक अपराध है। जाहिर है, इतने सारे नियमों और सिस्टम्स को लागू करना और फिर उन्हें हमेशा मेंटेन रखना एक लगातार चलने वाली चुनौती है, क्योंकि सेफ्टी कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। इसमें कई चुनौतियां हैं, जैसे इन महंगे सिस्टम्स को लगाना और उनका रखरखाव करना। फिर वहां काम करने वाले स्टाफ को लगातार ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत बड़ी चुनौती है बिजली के शॉर्ट सर्किट, जो आजकल आग लगने की एक बड़ी वजह है। और हाँ, जैसे जैसे बिल्डिंग्स और स्मार्ट हो रही हैं, हमारे सेफ्टी कोड्स को भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भविष्य के आसमान छूते शहरों में, जहां इमारतें और भी ऊंची और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी, हम इस अदृश्य सुरक्षा कवच को और भी मजबूत कैसे बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा हम सभी की एक साझा जिम्मेदारी है।